नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद लकी में। जैसा कि अभी हम जनरल नॉलेज से संबंधित विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारा मुख्य फोकस पॉलिटिकल साइंस पर है, तो पॉलिटिकल साइंस के मुख्य टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आखिर भारतीय संविधान में ऐसा क्या है जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाता है। इस वीडियो में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम समय नष्ट ना करते हुए अपने विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो उसके लिए हम पहले भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों एवं न्यायिक निर्णयों तथा संवैधानिक विशेषज्ञों के विचारों से प्रभावित भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तब भी यह विदेशी संविधानों का अनुकरण मात्र न होकर अपने आप में सर्वथा अनुपम एवं नूतन प्रयोग है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सिर्फ वही तत्व अपनाए जो भारत के लिए उपयोगी थे तथा उनमें यथोचित परिवर्तन भी किए गए। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। तो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित तथा विशाल संविधान है जिसका निर्माण एक ब्रिटिश विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है। यह ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित एवं विकसित नहीं है। इसके मूल संस्करण में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूची थी, परंतु कई संशोधनों के बाद वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में सूची की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, क्योंकि संशोधनों के माध्यम से जो भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं वे किसी न किसी अनुच्छेद के विस्तार के रूप में जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद 51 का, 23 का, 300 का आदि। अब हम यहाँ हमें यह समझ है कि जब हम अनुच्छेदों की नंबर वाइज गणना करते हैं तो वहाँ जो नंबरिंग हुई है वो अभी तक 395 ही है, परंतु उनमें कई सारे भाग और जुड़ गए हैं, तब इनकी संख्या जो है 470 हो जाती है। अब हम देखते हैं संविधान। दूसरा पॉइंट है हमारा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान द्वारा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। फिर तीसरा पॉइंट है कठोरता व लचीलेपन का समन्वय, अर्थात इनका दोनों का मिश्रित रूप है। देखते हैं, भारत का संविधान कठोर एवं नम्य संविधानों का समन्वित रूप है। लचीला या नम्य संविधान वह होता है जिसके प्रावधानों को सरल प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संशोधन लगभग असंभव सा हो जाता है। जैसे ये जो संविधान संशोधन की जो नरम प्रक्रिया है, तो ये ब्रिटेन जैसे देशों में पाई जाती है। वहाँ केवल सांसदों के साधारण बहुमत से किसी भी प्रावधान को बदला जा सकता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान के अधिकतम उपबंधों को संशोधित करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। परंतु कुछ उपबंधों जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, उच्चतम न्यायालय से संबंधित विषयों या अनुच्छेदों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन्हें भारतीय संसद आसानी से साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। इस प्रकार भारत में संविधान संशोधन की कठिन व सरल दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। अतः यह अमेरिकी संविधान की तरह कठोर भी है तथा ब्रिटिश संविधान की तरह नरम या लचीला भी है। फिर चौथा पॉइंट हमारा विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लगभग 225 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है, अर्थात इसकी जो संरचना है, जो ढांचा है,
वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम पे ही आधारित है। बस हाँ, इस पे कुछ नए नियम जोड़े गए हैं जो कि विभिन्न देशों से लिए गए हैं। इसमें बताया भी गया है कि लगभग 50 से 70% उसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही इसके प्रावधान लिए गए हैं। फिर आता है 5वां पॉइंट, संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। ये सारे संघ के लक्षण होते हैं, संघीय सरकार के लक्षण यही सब होते हैं। फिर हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसा कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति एवं एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में सरकार का संघात्मक रूप भी है और एकात्मक रूप भी। अब हम अगला पॉइंट जानेंगे, सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली 2 अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार, वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार भी कहा जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। चूँकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है। हालांकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और वो अमेरिका में क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया। ठीक है, अब इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक शक्तियों के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है तथा संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कानून का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। भारत में कानून को सर्वोच्च माना गया है, अर्थात यहाँ लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं। लोकतंत्र में कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य यह है कि कानून का संप्रभु होना आवश्यक है। इसलिए भारत में कानून को सर्वोच्चता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। संविधान का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती ही है, जो उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में दिए जाते हैं। ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। वे कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत हैं, अर्थात इन्हें छीना नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है। इनका समायोजन संविधान के भाग 4 में किया गया है। नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक कर्तव्य हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे एसएससी है, रेलवे एनटीपीसी है या अन्य छोटे बड़े एग्जाम, कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो है हमारा स्वर्ण सिंह समिति। और संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हालांकि पहले इनकी संख्या 10 थी, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, जबकि कर्तव्य ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। आइए भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। राज्य स्वयं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। दूसरा है, राज्य प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। राज्य द्वारा किसी भी धर्म के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अवधारणा का उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो वह चुनाव में वोट करने का हकदार है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाता है। यहाँ अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में संघ एवं राज्य के सभी लोगों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। ऐसा करने का मूल कारण यह था कि भारतीय संविधान सभा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए चुनौतियों को लेकर अत्यंत सजग थी, अर्थात वह इससे पे कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, ताकि आने वाले कल में हमारे समक्ष और चुनौतियां प्रकट हों। अगला पॉइंट है हमारा आपातकालीन प्रावधान। संविधान निर्माताओं ने यह भी अनुमान लगाया था कि देश में कभी कभी ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब सरकार को सामान्य समय की तरह नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को रखा गया है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। राज्यों में असंवैधानिक तंत्रों की विफलता के कारण उत्पन्न आपातकाल, यह अनुच्छेद 356 और 365 में इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा हमारा वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में ये मिलता है। फिर इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना एवं संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं, और संघीय व्यवस्था से एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता रही है। तो अब हमारा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर डिस्कशन किया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। ऐसे ही आप सभी सहयोग करते रहें। चैनल ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।